देखिए, ऐसे आप हर एक टाइप के मॉलिक्यूल का केमिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखा। जो नहीं सीखे हैं वो ज़रूर यूट्यूब चैनल पे जाएं और पढ़ें। वहाँ पे रेजोनेंस का लेक्चर 1, लेक्चर 2 अपलोड हो चुका है और उसके बिना होगा भी नहीं। अभी जब पढ़ाऊँगा तो आपको दिक्कत करेगा। देखिए, आज हम स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए जानते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना भी चुके हैं, लेकिन तब पर भी हम एक बार अगेन उसको बना रहा हूँ। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें आज हम बोलूँगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। C डबल बॉन्ड OH COOH, कभी COOH रहेगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में फार्मूला हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये उसी का स्ट्रक्चर हो गया COOH। ये यहाँ R क्या है? R मीन्स अल्काइल। R मीन्स अल्काइल। और आप अल्काइल किसे कहते हो? कार्बन हाइड्रोजन के मिक्सचर को अल्काइल कहते हो, बशर्ते वहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड रहे, उसे बोलते हैं अल्काइल। तो हम एक जनरल ले लिया R। यहाँ पे CH3 भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है। बेंजीन रिंग से लगे हुए कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने स्ट्रक्चर बनाया था। तो R एक जनरल लिया हूँ। पहले ये बताओ, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है या नहीं है? देखो ना, यहाँ लॉन पेयर है, दो लॉन पेयर है। लॉन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। ये रेजोनेंस का कंडीशन होता है। यदि पाई बॉन्ड और लॉन पेयर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आता है तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल रेजोनेंस में। जब ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है, इस मॉलिक्यूल का नाम रखेंगे रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही है, इसे आप रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। और रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में कंजुगेटेड पोजीशन को चेक करते हैं कि रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में कुल कितने कंजुगेटेड पोजीशन है। रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में जितने कंजुगेटेड पोजीशन होता है उतना ही उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है। इस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में 2 कंजुगेटेड पोजीशन है। जब कंजुगेटेड पोजीशन 2 है तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी 2 बनेगा। 2 में से एक बना हुआ है और एक बनाना है। बनाने के लिए आपको डोनर और एक्सेप्टर पहचानना पड़ता है। लॉन पेयर वाला है, डोनर बन जाएगा। और जब ये डोनर बन गया तो श्योर है कि ये एक्सेप्टर बनेंगे। ऐसे भी 2 अलग अलग एटम के भी डबल बॉन्ड है तो एक्सेप्टर ही बनेंगे। ये डोनर बनेगा, ये एक्सेप्टर। डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेट करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डोनर से ही शुरू करते हैं। ये डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनर क्या करेगा? कहाँ डोनेट करेगा? सिग्मा बॉन्ड पे डोनेट करके करेगा क्या? बॉन्ड बनाएगा। जैसे हम बॉन्ड बनेगा तो इसको 5 बॉन्ड हो जाएगा, ना हो जाएगा? 1 2 3 4 तो है ही है। एक डोनेट कर रहा है तो 5 कार्बन 5 बॉन्ड नहीं रखेंगे। जैसे डोनर उधर से डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, कार्बन अपने एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसी पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। इस कार्बन इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आगे से करेगा। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाइए। R तो R, इसका तो कोई रूल नहीं। C सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड OH नहीं। R तो R, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड। C तो C, और डबल बॉन्ड किस में आएगा? सिंगल बॉन्ड में O। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ऑक्सीजन फोकट का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है या अपना डोनेट किया है? लॉन पेयर का मतलब होता है अपना। जब ऑक्सीजन अपना डोनेट कर दिया तो इसको लॉस हो जाएगा, तो लॉस को रिप्रेजेंट करना प्लस, इसको कुछ भी नहीं हुआ।
गेन किया, लॉस किया, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसा का तैसा रहेगा। बेनिफिट इसको चला गया है, एक बॉन्ड शिफ्ट कर गया है, नेगेटिव चार्ज। ये मेरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। देखो तो बोले सर ये काम तो आप पहले भी किया था, फिर क्यों बताया? इसी का हम एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना ही लेते हैं। रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने के लिए मेन को देख करके हाइब्रिड बनाते हैं। आर तो आर सिंगल बॉन्ड, सी जहाँ बॉन्ड टूटा है वहाँ पे पार्शियली दिखाना है। ओ यहाँ बॉन्ड बना है, यहाँ अब चार्ज कैसे देते हो? दोनों को मिला के, यहाँ नहीं यहाँ तो यहाँ नहीं भी होगा, यहाँ नहीं यहाँ नहीं तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ नहीं है बट यहाँ तो है ना, तो यहाँ होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो गया, काम खत्म। लेकिन जानते हो ये रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इसका। देखो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी है और यह एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल भी है। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इसका, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इसका, ये अपने आप में एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल भी है खुद। देखो अगेन रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। जब इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो जरूर इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या लोन पेयर का पोजीशन चेंज करेगा। जब रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है तो ये डोनर बन जाएगा और ये ऐसे भी दो अलग अलग एटम की डबल बॉन्ड है, ये डोनर बनेगा तो डोनेट कराएंगे। जैसे डोनेट करेगा 5 बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड को क्या करेगा? इसी बॉन्ड को तोड़ेगा ना, अगेन शिफ्ट करेगा नहीं। तो बनाओ स्ट्रक्चर, तो आर तो आर सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ, नहीं जी यहाँ पे कैसा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड ओ एच। देखो जब बॉन्ड ब्रेक होकर के एटम पे शिफ्ट करता है तो हम समझ जाते हैं कि उस एटम को इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट हो गया। बॉन्ड ब्रेक होकर के एटम पे शिफ्ट किया है ना, इसका मतलब इस एटम को इलेक्ट्रॉन का, कितने इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट हुआ है, नो डाउट हुआ ज़रूर है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट तो हुआ है बट पहले से एक इलेक्ट्रॉन के लॉस में है। जब एक गेन कर लेगा तो कैसा आ जाएगा? न्यूट्रल बराबर हो जाएगा। एक लॉस में था और मान लो आपने गेन भी कर लिया तो कैसा हो जाएगा? तो न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं, देखो जैसा मॉलिक्यूल पहले था ना वैसा ही मॉलिक्यूल आ गया, नहीं आया? इसलिए हम इस मॉलिक्यूल को एक स्पेशल नाम देते हैं, या एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है। इक्वली कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूशन, जैसे कंट्रीब्यूशन नहीं करते हो, कंट्रीब्यूटेड मीन्स पाई बॉन्ड या लोन पेयर का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो इक्वली हुआ है ना। तो इक्वली का मतलब क्या? जैसा था वैसा आ गया। हर एक मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता है। आपने बहुत सारे रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए थे, गौर से देखो तुम। जैसा उस मॉलिक्यूल का इनिशियल स्ट्रक्चर था वैसा फाइनल स्ट्रक्चर नहीं था, एक का भी नहीं होगा। देखो रिंग वाले का बहुत सारा किए हो, रिंग के अंदर पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज है। देखो ना फिनॉल का किए होंगे, फिनॉल का इनिशियल स्ट्रक्चर ऐसा था, अब फाइनल जो स्ट्रक्चर आया था हम दिखा देता हूँ कैसा आया होगा। फाइनल स्ट्रक्चर आपका ऐसा था। क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या रह गया? रेजोनेंस में जाने के बाद भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल तो है ही, और यह एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है। means all equally contributed molecule is said to be resonating molecule, but all resonating molecule not said to be
इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल। ऑल इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल, जितने भी इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है वो रेजोनेटिव मॉलिक्यूल कहलाएंगे, बट ऑल नॉट कॉल्ड एज ए all equally contributed molecule is called as resonating molecule, but all resonating molecule is not called as a equally contributed molecule। कहने का मतलब क्या है, सभी इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन सारे रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल मेरा इक्वली कंट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, स्पेशली कुछ कुछ। तो कौन कौन है, तो ज़्यादा नहीं है, एगो ये है, एगो और हम बता देता हूँ, दो को थोड़ा नज़र पे चढ़ा के रखना है। किसको किसको चढ़ा के रखोगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को और एक मॉलिक्यूल और दे रहे हैं, उसका यूज हम करेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि फोकस में रखो। नज़र पे रखने का मतलब क्या होता है, फोकस में रहना चाहिए। तो लिख लो, इसको पहले ड्रॉ करो। हाँ, जल्दी जल्दी ड्रॉ करो। अभी रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो हम कुछ बोलते हैं। लिख लिए, स्टार दे के लिखिएगा। लिखिए, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो, लेकिन ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल। इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल। ओके, बस इतना ही, और क्या, ये याद रखना है। रुको, जो आपने अभी लैंग्वेज लिखा ना, उसी के नीचे कम से कम 3-4 एग्जाम्पल दर्शाइए। HCOOH, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, COH है। इसका नाम भी याद रखो, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नाम होता है फॉर्मिक एसिड, ऐसे इसका IUPAC नेम होता है। और करके एक कार्बन है ना, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स होता है ओइक, तो इसका नाम बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। CH3COOH, वो जो इसका नाम है कॉमन नाम एसिटिक एसिड, ये सब याद रहना चाहिए।
एसिटिक एसिड। और देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कुल 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए बोलते हैं इत, 2 कार्बन क्या बोलते हैं इत। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बोलते हैं AN, AN ही नहीं AN। हाँ AN ही बोलते हैं, लेकिन कब, जब और किसी का नाम नहीं लिखना रहे। जिसका स्ट्रक्चर बनाऊं ऐसे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, नंबरिंग यहीं शुरू होगा 1 2, 2 कार्बन का लॉन्ग चेन बन गया, इसको बोलेंगे इत। 2 कार्बन के लिए आपने वर्ड लगाया इत, और दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते ANE, लेकिन अभी ANE नहीं बोलना है, हम सिर्फ क्या लिखेंगे AN। तो E को क्यों छोड़ा, इसलिए E को हमने छोड़ दिया। यदि E लगा देंगे ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि अब नेम मेरा क्लोज हो गया। क्लोज होने का मतलब और अब किसी का नाम नहीं हो सकता है, जबकि अभी भी आपको नाम लिखना बाकी है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, इसलिए ई यहाँ वर्ड यूज नहीं करेंगे। इथ AN, इथ 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड N। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स यूज करेंगे ओइक, इथेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल ले लो, क्या इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल नहीं है, इक्वली कंट्रीब्यूटेड नहीं है, क्या यहाँ पे R का कोई रोल था, यही R है RCOH। या फिर बेंजोइक एसिड C6H5COH, रिंग वाला बेंजीन रिंग के साथ COH लगा हुआ है, बेंजोइक एसिड। जब भी आदि से सब नज़र पड़े तो कहना ये रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल तो है ही है, साथ साथ यह एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल। ओके, नीचे में लिखो एक बात है और स्टार में ही लिखना है। देखो मेरी बात को सुनो, जो हम लिखाना चाह रहा हूँ लिख लिया ना। देखो जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होते हैं उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मान लो कोई रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल 2 बार रेजोनेंस में है और कोई मॉलिक्यूल 4 बार रेजोनेंस में है, या यूँ कहो यदि किसी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे और किसी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है। जिससे 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो हम बोलेंगे उसके पास नंबर ऑफ रेजोनेंस कम है, और जिससे कैनोनिकल स्ट्रक्चर 4 बनेंगे तो बोलेंगे इसके पास नंबर ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है। तो मान लो किसी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनने वाला है और किसी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनने वाला है। अब वो तो आपको पता करने के लिए आता ही है कि इस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने कैनोनिकल 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, या जितना कंजुगेटेड पोजीशन रहता है उतना ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है। तो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज इंक्रीजेज ऑफ ए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, देन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इंक्रीजेज। मीन्स रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के लिए यदि नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहा है तो उस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है, बढ़ते चला जाता है। मान लो कोई मॉलिक्यूल 4 बार रेजोनेंस में है और कोई मॉलिक्यूल 2 बार रेजोनेंस में है, तो बताओ इन दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा? 4 वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ओके, लेकिन यदि कोई रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है और उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम है, कोई रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम है, मान लो 2 है, और कोई एक दूसरा रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है
उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा है, बट वो इक्वली कंट्रीब्यूटेड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या हम बोल रहा हूँ? कोई एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है और वह इक्वली कंट्रीब्यूटेड भी है। रेजोनेटिंग उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस भी है और वह एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल भी है। जैसा अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बोल रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल भी है और वह एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल भी है। यदि कोई मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है और साथ ही साथ वह इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल भी है, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 है, मीन्स उस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, एक है, बट वो इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है वो, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 4 है। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो पूछेगा दोनों में एस्टिबिलिटी किसका ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे जिसके जो इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है उसकी एस्टिबिलिटी ज़्यादा होगा। इवन दो दे हैव लेस नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम रहने के बाद भी उसकी एस्टिबिलिटी क्या रहेगा, ज़्यादा होगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि आपको ये बात याद हो गया है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर बढ़ेगा, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो उस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल की एस्टिबिलिटी भी बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे कोई एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है बट उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम रहने के बावजूद भी उसकी एस्टिबिलिटी ज़्यादा होगा। नहीं समझ में आया तुम्हें? हाँ, तो तुम सुनाओ तो हमको, क्या समझ में आया? नहीं आया, उसका ध्यान ही नहीं था। बताओ जल्दी। इसको सुना दो तो, कोई सुना दो तो, सुना तुम ही, इसने अनन्या सुनो। हाँ, सबको, दुनिया वाले को सुनाओ। हाँ सुना जल्दी। हाँ बोलो, हाँ बड़े ठीक, अच्छी बात बोला। हाँ आगे बोलो। तो मास्टर नहीं ना बन जाएगा, वो बच्चे नहीं बनेगा, तो बच्चे की तरह बोलेगा ना, उसको सेंस समझ में आ गया है। हाँ चलो सुना दो, तो इसको तुमसे पूछ रही थी। हाँ बोलो, बताओ, सुनाओ इसको। अरे सुनाओ सुनाओ जल्दी, सब सुनेगा। कहाँ, जल्दी सुनो। तुम 2 रंग का बात बोलो, एक बार नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर लेके बोलो सिंपली, और एक बार इक्वली कंट्रीब्यूटेड को मिक्स करके बोलो। 2 रंग का बात हमने बोला था। बोलो। ज़्यादा होगा, हाँ होना चाहिए था क्या, जिसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम होना, लेकिन वो समझ में आया? फिर सेकंड रिपीट कर दे रहा, सुनो कान खोल करके। लोग जब अपना कमजोरी खुद से ढूंढने लगता है ना, हाँ, तो उसका कल्याण होता है, और जो अपने में कमजोरी नहीं खोजता है उसका कल्याण नहीं होता है। हाँ सुनो, मान लो
कोई रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 है, और कोई एक दूसरा रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है लेकिन उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 4 है, तो हम बोलेंगे जिसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये बात तो है ही है, लेकिन एक बातें, कुछ नया बातें आया कि कुछ ऐसे रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल हैं जिसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम है बट वो इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, बट वो तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। जिसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा भी होगा उससे भी उसका, चाहे उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितनों भी कम क्यों ना हो। नहीं, मान लो 2 ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर है बट वो इक्वली कंट्रीब्यूटेड है। अब कोई रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है बट वो इक्वली कंट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 4 है, तो किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा बताओगे? 2 वाले का। जबकि नहीं होना चाहिए था, उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है? कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, लेकिन हो जाता है क्या? किसकी वजह से? ओके, बोल दोगे अब? बोलो तो जल्दी, अरे बोलो जल्दी। हाँ, अरे गला, अरे तुम सिंगर हो क्या? तुम्हारा गला खराब हो गया है? हाँ, गला खराब हो गया। हाँ, तो लिख के हमको सुना देना जाते वक्त, इस बात को लिखिए तो नहीं में, एज द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एज द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एज द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, as the number of canonical structure of resonating molecule, as the number of canonical structure of resonating molecule is increases, then stability of molecule, stability of resonating molecule is also increases, then stability of resonating molecule is also increases, okay, then stability of resonating molecule is also increases। अगर आप चेंज करके लिखो, if any resonating molecule is equally contributed molecule, if any resonating molecule is equally contributed molecule, हाथ को नीचे कर लो, if any resonating molecule is equally contributed molecule but they have less number of canonical structure, but they have less number of canonical structure, that have continue that have greater stability, that have greater stability as compared to resonating molecule, even though they have more number of canonical structure, even though THOUGH, even though बावजूद, even though they have more number of canonical structure। लिखो और करके लिखो, इसी का दूसरा भाषा छोटा करके लिखाता हूँ। In other words,
In other words, those resonating molecule, in other words, those resonating molecule will be equally contributed molecule. Those resonating molecule will be equally contributed molecule. Those resonating molecule will be equally contributed molecule. They have greater stability. They have always लगा दो. They have always greater stability. They have always greater stability. Even though they have less number of canonical structure. Even though they have less number of canonical structure. क्या ये बातें समझ में आए ना? लास्ट में ये लिखा दिया, यदि कोई रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है तो उसकी एस्टिविटी हमेशा ज़्यादा होगा, चाहे उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितनों भी कम क्यों ना हो, है ना? इसी का मतलब होता है यदि कोई रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है और वह इक्वली कंट्रीब्यूटेड भी है, क्योंकि हर एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। यदि कोई रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है और वह इक्वली कंट्रीब्यूटेड भी है लेकिन उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम है, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कोई उसी के बगल में कोई दूसरा रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, उसी के बगल में कोई मॉलिक्यूल है बट वो इक्वली कंट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो दोनों में तुलना करने के लिए बोलेगा, पूछेगा तो बताओ इन दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? पहले वाला का स्टेबिलिटी जो इक्वली कंट्रीब्यूटेड है उसकी स्टेबिलिटी, और जो इक्वली कंट्रीब्यूटेड नहीं है उसकी स्टेबिलिटी, आज जबकि उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बावजूद भी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। किसका ज़्यादा होगा? कंट्रीब्यूटेड होगा, और उसके बाद नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितनों भी कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ गया? चलिए ध्यान रखना, एक और मॉलिक्यूल है उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। चलो चेक करो क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है नहीं? पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। इधर से भी रेजोनेंस आपको नज़र आ रहा होगा और उधर से भी रेजोनेंस नज़र आ रहा है। तो नंबर ऑफ कंजुगेटेड पोजीशन बताओ थोड़ा। दो ही है, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन रेजोनेंस में या कंजुगेशन में, तो नंबर ऑफ कंजुगेटेड पोजीशन कितना? तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना बनेगा? दो। दो में से तो एक बना हुआ है और एक बनाना है, तो बना लो। तो बनाने के लिए आपको डोनर और एक्सेप्टर पहचानना होगा। किसी आप एक को जल्दी से पहचान लो, ये एक्सेप्टर है। जब एक्सेप्टर बनेगा तो ये, हालांकि डोनर की पहचान है नहीं लेकिन ये डोनर बन जाएगा क्योंकि इसके बगल में एक्सेप्टर। तो ये डोनर क्या करेगा? कहाँ डोनेट करेगा? तो इसका सिग्मा यही है ना, तो डोनेट करके करेगा क्या? और जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो अगला आइटम को चेक भी करते हैं, क्या देखो तो इसको दिक्कत है या नहीं है? नहीं दिक्कत है। देखो कैसे नहीं दिक्कत है। ये कार्बन के पास बताओ अभी बॉन्ड कितना है? 1 2 दिख रहा है और एक छुपा हुआ है। नहीं, कितना हो गया? 3। एक बन रहा है तो 4। क्या इसको दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है ना। लेकिन तुम हिट एंड ट्रायल मारे हो। एक जो छुपा रहता है ना, बेंजीन रिंग वाले कार्बन में छुपे रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा एगो, सभी मॉलिक्यूल में एक एगो छुपे रहते हैं। हाँ, अभी एगो छुपा हुआ है, ये बात हम मानूंगा आपका। आप बताओ तो कितना छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है। अब प्लस सर हम हटा दिया हूँ। रिंग में उपस्थित कार्बन के पास जितने बॉन्ड की कमी दिखता है तो समझ जाते उतना हाइड्रोजन छुपा हुआ है।
देखो ये कार्बन अभी कितना बॉन्ड बनाया है? 2। कितने बॉन्ड की कमी है? 2 बॉन्ड की कमी है। इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ अभी है। ध्यान सुनना, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन छुपा हुआ है? 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ है। लेकिन जैसे इस पे प्लस चार्ज आएगा तो तुरंत बोलना कि सर 2 हाइड्रोजन तो छुपा हुआ था लेकिन अब 1 हाइड्रोजन छुपा हुआ है। 1 हाइड्रोजन के बदले क्या आ गया? प्लस। ओके, इतना ही नहीं, यदि इस पे 1 माइनस भी आ जाएगा तो बोलना कि सर पहले तो 2 को छुपा हुआ था बट 1 माइनस आ गया तो अब 1 गायब हो गया। छुपा है कितना? 1। याद रखोगे? हाँ, प्लस चार्ज हो या तो समझ जाना कि किसी भी कार्बन एटम पे ऐसा ही प्लस चार्ज या माइनस चार्ज नहीं आते हैं। कार्बन पे प्लस चार्ज आवे तो समझ जाना 1 हाइड्रोजन को गायब कर दिया है। गायब कर दिया मीन्स बॉन्ड को ब्रेक करा के हटा दिया है। नहीं तो नहीं ऐसे किया करो, है नहीं तो ढक दिया करो इसको। कितना छुपा है नहीं छुपा है एग्जैक्ट कैसे पता करोगे? हाँ, प्लस चार्ज न्यूट्रल लेगा तो दिख जाएगा। न्यूट्रल है ये 2 दिख रहा है, 2 की कमी है तो 2 छुपा हुआ है। चलो न्यूट्रल में आप डिसाइड कर लोगे। मान लो प्लस चार्ज रहेगा तो उस समय कैसे डिसाइड करोगे? जैसे जैसे हम बता रहे वैसे वैसे करोगे तो आसान होगा। जब प्लस चार्ज होगा तो हमको टेंशन हो रहा है कितना छुपा है, तो क्या करेंगे? प्लस को थोड़ा देर के लिए ढक देंगे। हाँ, आप देखेंगे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 2। कितना बॉन्ड की कमी है? 2। कितनी छुपा है? 2 छुपा है। 2 छुपा तो है और तुरंत हाथ को हटा देंगे। 1 प्लस तो हम तुरंत कह देंगे 2 छुपा तो था, अब 1 गायब हो गया। अब 1 गायब हो, किसके चलते? तो कितना छुपा है याद रहेगा ना, ऐसे डिसाइड करना। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास खुद का अपना 3 बॉन्ड है, 1 2, 1 छुपा हुआ है वो 3। हकीकत में 2 छुपे थे बट 1 रिमूव कर गया है, तो ओरिजिनल में 3 गो है। 1 बॉन्ड बनाएगा कितना? 4। क्या इसको दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं, तो बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, 1 के फ्लो चलेगा केवल। तो ड्रॉ करो, रिंग तो रिंग रहेगा। ओके, देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है तो यहाँ बॉन्ड बनेगा। जानते हो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो करके आएगा इसको बेनिफिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यूँ देखो ना, यूँ देखो ना, देखना ये वाला इलेक्ट्रॉन देखना, ये वाला नहीं आया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया है, तो क्या इस कार्बन को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये जो कार्बन था उसका था, इसका वाला कार्बन यहाँ आ गया है, तो क्या इसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? कैसा चार्ज दोगे? क्या इसको भी कुछ हुआ है ना? ये कार्बन पहले उधर से शेयरिंग में था, अब नीचे से शेयरिंग कर लिया, कोई फर्क पड़ेगा? न्यूट्रल जैसा का था वैसा रहेगा, इसको बेनिफिट होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब चलो, तो कुल 2 केमिकल स्ट्रक्चर बन गए हैं। ओके, अब देखो ये भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है, ये भी मॉलिक्यूल किस में है? पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ये मेरा एक्सेप्टर बनेगा ये। तो फ्लो कैसे चलाओगे? ऐसे चलाओ फ्लो, देख रहे कैसे फ्लो आया है, तो यहाँ भी ऐसे फ्लो चलेगा। मीन्स ये डोनर बनेगा, ये घुमाते रहो, दिन भर घुमाओ, तो रिंग होगा। ये बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा। नहीं, देखो अब देखना क्या हुआ है। ये वाला इलेक्ट्रॉन देखना, ये वाला गौर से, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट करके वहाँ चला गया है, नहीं गया है? तो जबकि ये इलेक्ट्रॉन इसका था और वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके वहाँ चला गया, तो इसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसा चार्ज? क्या इसको भी कुछ हुआ है? ना, पहले ऊपर करके रखा था अपने इलेक्ट्रॉन को, अब इस साइड से कर रहे हैं। नहीं, ये तो न्यूट्रल का न्यूट्रल देगा।
बेनिफिट इसको मिलेगा, लेकिन एक लॉस में था, एक गेन कर लिया तो और घुमाते रहो, ज़िंदगी भर घुमाते हो और तुम देखना घुमाते रहना, एक ही चीज़ आते रहेगा। हाँ, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो ये शिफ्ट करके कहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ऐसे टर्न लेगा, तुम ऐसे करके ऐसे करो या अंदर से ऐसे घुमा दो, नहीं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, नहीं, जिसको लॉस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसा चार्ज, अब तो ये बॉन्ड यहाँ चला गया, देखो आया कि नहीं आया, जैसा था वैसा ही मिल गया है। ये भी मॉलिक्यूल मेरा क्या है, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल तो है ही। और क्या है, एंड ऑल्सो लिख लो, तो देखो दो इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल बताया, लेकिन दो में से तुम हाँ हाइब्रिड बना लो, जरूर बनाओ। ये सब तो केमिकल स्ट्रक्चर ही हो गया। देखो हाइब्रिड कैसे बनाओगे, यहीं पे हाइब्रिड बना देता हूँ कि फाइनल करके यहाँ बनाओ हाइब्रिड, यहीं पे बना देता हूँ हाइब्रिड, दिख रहा है ना। मीन्स इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करा देना है, ओके। देखे यहाँ पे है तो यहाँ पे दे दो, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका नाम नहीं लिखाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, ये नहीं रहता तब इसका नाम लिख देते हैं, साइक्लोप्रोपीन, क्या बोलते, बोला ना जी, प्रॉप मीन्स 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 1 2 3, लेकिन पॉजिटिव इसका नाम नहीं लिखते कैटायन का। ये देखो यहीं तुम्हें नज़र आता होगा इक्वली का, ये तो स्ट्रक्चर सेम आ गया तो ये तो समझ में ही भी करता है इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है। तुमको नज़र आ रहे होंगे इस मॉलिक्यूल में कुल 3 ही कार्बन थे और तीनों कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या इक्वली कंट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ मीन्स कंट्रीब्यूट हुआ है। तो कम जल्दी जल्दी स्पीड में, लिखो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रेजोनेंस, इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल को थोड़ा फोकस में रखना है। चलो सुनो, हमको 4 चीज़ और छोटी छोटी बातें पढ़नी है। आपको बोलेगा चेक करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर, एक क्वेश्चन। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक मॉलिक्यूल को तो पहचान भी करते हो। अच्छा, नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल को पहचानते हो? नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल को, हाँ, जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में नहीं रहेगा उसको
तो सुनो, इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा, उससे कम स्टेबल कौन होगा? अभी तक में जितने मॉलिक्यूल जाना, रेजोनेटिव मॉलिक्यूल और उसके पीछे नॉन रेजोनेटिव मॉलिक्यूल। मान लो एक मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल रेजोनेंस में नहीं है, तो बताओ किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा? हाँ, ये सिंपल है, रेजोनेटिव मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ऑलवेज ज़्यादा होगा नॉन रेजोनेटिव। तो कौन मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है? कौन मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या कौन मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? उसके लिए कंडीशन होता है। जैसे से हर एक मॉलिक्यूल का आप रेजोनेटिव मॉलिक्यूल तो नहीं कर देते हो, जैसे एरोमेटिसिटी का कंडीशन होता है, कुछ शर्त होता है। मॉलिक्यूल यदि उस शर्त को पालन कर लेता है, दिए गए शर्त को, तो बोलते हैं एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या प्लेनर है। तो लिखो नोट पॉइंट 1, जल्दी डालो नोट पॉइंट 1। नोट पॉइंट 1, कंडीशन ऑफ रुको थोड़ा, एक मिनट रुको, रो नहीं, वो अभी लिखा ना कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी, हम लिखाना चाह रहे थे, इसको थोड़ा देर के बाद करेंगे। हाँ, थोड़ा देर के बाद। उससे पहले एक नोट पॉइंट डालो, लिमिटेशन ऑफ रेजोनेंस। हाँ, नोट पॉइंट 1, हाँ हेडिंग डालो। अभी कौन मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है वो बाद में चेक करेंगे, उससे पहले रेजोनेंस का लिमिटेशन पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे, लिमिटेशन ऑफ रेजोनेंस, लिमिटेशन ऑफ रेजोनेंस, लिमिटेशन ऑफ रेजोनेंस। लिखो पहला नंबर 1 लिखो। If any atom have more than one pi bond, स्पीड में लिखना, if any atom have more than one pi bond, and they are also present in resonance, if any atom have more than one pi bond and they have also present in resonance, then THN, then only one pi bond, will undergoes, इसलिए तो बोलते मास्क खोल लिया करो, will undergoes, then only one pi bond will undergoes in resonance, then only one pi bond will undergoes in resonance, then only one pi bond will undergoes in resonance। तो सुनो, ये मेरी बात को ध्यान रखना, आप सुन भी नहीं करेगा। यदि किसी मॉलिक्यूल में एक एटम के पास यदि किसी मॉलिक्यूल में एक एटम के पास एक से अधिक पाई बॉन्ड है, और वह पाई बॉन्ड रेजोनेंस में, तो उन सारे पाई बॉन्ड में से केवल एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा, केवल चाहे कितनों पाई बॉन्ड उसके पास
चुनाव, ये सीमा होता है। लिमिटेशन का मतलब होता है सीमा, रेंज, हाँ इतना तक ही जाएंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। आप पहले चेक करो क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है नहीं है। 2 पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। ये मॉलिक्यूल किस में है? रेजोनेंस है। देखो यह एक एटम है, यह एक, इस एटम के पास 2 पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2। एक एटम के पास 2 पाई बॉन्ड है, मतलब इफ एनी एटम हैव मोर देन 1 पाई बॉन्ड, ये ऐसा एटम है जिसके पास पाई बॉन्ड 2 है, जो कि मोर देन, और इस एक एटम का दोनों पाई बॉन्ड हमें इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में दिख रहा है। यदि मान लो ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा तो ये भी तो पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, क्योंकि दोनों पाई, यहाँ का जो दोनों पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड का पोजीशन क्या है? एक ही ना भाई। ये भी पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो ये भी तो पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में ना। इफ एनी एटम है, किसी एक पार्टिकुलर एटम की बात कर रहा हूँ, उधर वाले एटम की बात नहीं कर रहा हूँ। इस एटम के पास 2 पाई बॉन्ड है, क्या ये दोनों पाई बॉन्ड को उस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भेज देगा? ना। कितनों, इसके पास क्या गो पाई बॉन्ड है? 2 गो है, और दोनों पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में। तो जब इस कार्बन एटम का दोनों पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो क्या ये कार्बन एटम दोनों पाई बॉन्ड को उस पाई के साथ रेजोनेंस में भेज देगा? ये कार्बन किसी एक पाई को भेजेगा उस पाई के साथ, है ना। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ? 2 पाई बॉन्ड, यहाँ का एक पाई बॉन्ड और यहाँ का एक पाई बॉन्ड, तो कुल कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस में? और 2 पाई बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 4, प्रत्येक एक पाई बॉन्ड में, या प्रत्येक एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। एक सिग्मा हो या एक, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है और एक पाई बॉन्ड में भी। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में कौन कौन रेजोनेंस में जा रहा है? यहाँ का एक पाई बॉन्ड, यहाँ का एक पाई बॉन्ड, या यूँ कहो यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन, वहाँ का 2। तो कुल रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन हैं कितने इस मॉलिक्यूल में? 4। उसी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल को बोलते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? तो पूछ सकते हैं इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। तो समझ में आया ना, ये एग्जाम्पल दे दिया। तो पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन समझने के लिए, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है लेकिन 2 में से एक हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज का मतलब क्या? डीलोकलाइज करना, चेंज करना, पोजीशन को चेंज करना। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। लिख, क्या हमें क्या दिख रहा था जानते हो? हमें ये दिख रहा था कि 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में, यहाँ का एक पाई बॉन्ड और वहाँ का, क्योंकि यहाँ का दोनों पाई बॉन्ड इस पाई के साथ, तो क्या दोनों का दोनों चला जाएगा? तो 2 में से कोई, भाई चारों रहता ना, ऐसे 4 पाई बॉन्ड किसी के पास रहता भी नहीं, काहे को रहेगा? मेरे पास तो ट्रिपल ही बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में खूब रहेगा, क्या वो 2 को रहेगा। 4th बॉन्ड भी कभी देखे हो क्या? तो 2 में से कितने पाई बॉन्ड को भेजेगा? 1 पाई बॉन्ड। तो मेन इसलिए हम करा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आपको निकालने के लिए आना चाहिए। या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम होता है और रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, लिख लो।
बी नंबर 2 लिखो। ये पोजीशन दिया हूँ, ये पोजीशन हुआ रेजोनेंस कंजुगेट फर्स्ट एक कुल कितने कंजुगेटेड पोजीशन 2, एक और एक कंजुगेटेड पोजीशन 2 है। ये दिखाया हूँ क्या यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है। हाँ तो आपके लिए दे दिया। देखो इफ एनी एटम नेक्स्ट लिमिटेशन नंबर 2 इफ एनी एटम if any have more than one lone pair, if any atom have more than one lone pair and they are also present in resonance, if more than one if any atom have more than one lone pair and they are also present in resonance। अच्छा बताओ, ये जो हमने बताया कि दे आर आल्सो प्रेजेंट इन रेजोनेंस, तो दे वर्ड किसके लिए आया है बताओ थोड़ा सा। एटम के लिए आया है या लॉन पेयर के लिए आया है? यही तो कन्फ्यूजन है तुमको। लॉन पेयर के लिए बोला, पढ़ो तो एक बार शब्द उसको। इफ एनी एटम हैव मोर देन वन लॉन पेयर एंड रेजोनेंस, ऐसे भी बाबू एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो रेजोनेंस में कौन प्रेजेंस होगा? एटम होगा या एटम का लॉन पेयर या पाई बॉन्ड? तो यहाँ कौन एटम इन्वॉल्व हो रहा था या एटम का पाई बॉन्ड जा रहा था? इफ एनी एटम हैव मोर देन वन लॉन पेयर एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन देन THN then only one lone pair then only one lone pair will undergo in resonance, then only one lone pair will undergo in resonance, then only one lone pair will undergo in resonance, then only one lone pair will undergo in resonance. Okay, चलो पहले चेक करो क्या मॉलिक्यूलर रेजोनेंस में है नहीं। कहाँ कहाँ तुम्हें दिख रहा है? डबल बॉन्ड मत बोलो, पाई बॉन्ड बोलो। हाँ, पाई बॉन्ड और लॉन पेयर कहाँ है? ऑक्सीजन के पास होइबे करेगा। और क्या होगा जानते हो? देखो ना, यह एक एटम है और इस एक एटम के पास तुमको बोलने के लिए आना चाहिए, नहीं बोलने के लिए आएगा तो तुम बढ़िया से लिखबो नहीं कर पाओगे। तो लोग को पहले क्या करना चाहिए? बोलने के लिए सीखना चाहिए। हाँ, इस एक एटम के पास कुल कितने लॉन पेयर हैं? 2 लॉन पेयर है और इस एक एटम का दोनों लॉन पेयर इस पाई के साथ रेजोनेंस में दिख रहा है। यदि आप इस लॉन पेयर को इस पाई के साथ रेजोनेंस में कहोगे तो इस लॉन पेयर को क्यों नहीं हम कहेंगे? पोजीशन तो लॉन पेयर का सेम है दोनों। तो ये भी रेजोनेंस में दिख रहा है इसके साथ और ये भी दिख रहा है इसके साथ। क्या ये एटम दोनों लॉन पेयर को रेजोनेंस में भेज देगा? ना, किसी एक को। चाहे 3 भी रहता ना, एक के को भेजता। 4 भी रहेगा ना, तो बताओ इसमें कुल रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 नहीं है। यहाँ का एक लॉन पेयर जाएगा तो कुल कितना इलेक्ट्रॉन? और यहाँ से एक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है तो कुल कितने हो गया? लिख लो। लिखो। अब बताना, थोड़ा एक और एग्जांपल दे रहा हूं।
बताओ इस मॉलिक्यूल में टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पहले चेक करो रेजोनेंस में है या नहीं, तभी डीलोकलाइज का शब्द का प्रयोग करो, है ना। ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है। यहाँ लॉन पेयर है, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में। क्या ये मॉलिक्यूल इतना ही भर रेजोनेंस है? रिंग के अंदर भी रेजोनेंस है? नहीं, 8 हो जाएगा। ये भी रेजोनेंस में 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। ई कर दो 8 इलेक्ट्रॉन। एक और ले लो एग्जाम्पल। देखो OH है, इसके पास भी 2 2 लॉन पेयर है। क्या ऑक्सीजन दोनों लॉन पेयर को रेजोनेंस में भेज देगा? ना। कितने को भेजेगा? 1 को। टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितना? तो ज़्यादा नहीं, सिंपल बोला हूँ, 2 ही टर्म बोला हूँ। एक से अधिक पाई बॉन्ड रहेगा तो एक पाई बॉन्ड जाएगा, एक से अधिक लॉन पेयर रहेगा तो एक लॉन पेयर जाएगा। सरल भाषा में याद रखो, और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इसी के बहाने निकालने के लिए आना चाहिए। हो गया? नेक्स्ट लिखो, लिख लो। 2 पॉइंटें हैं, हाँ 2 और पॉइंट है। हाँ, लिमिटेशन का ही नंबर 3rd पॉइंट लिखेंगे। इफ एनी एटम हैव lone pair, if any atom have lone pair as well as pi bond, if any atom have lone pair as well as pi bond, both comma both are present in resonance, both comma both are present in resonance, both are present in resonance, then lone pair will undergo in resonance, then lone pair will undergo in resonance, then lone pair will undergo in resonance। पढ़ो एक बार भाषा को, सरल भाषा लिखा हुआ है। किसको भेजा है रेजोनेंस में बताओ? हा। देन हाँ, पाई बॉन्ड को भेजा है ना। बोथ आर प्रेजेंट इन रेजोनेंस, देन के बाद क्या लिखाया हूँ? देन पाई बॉन्ड विल अंडरगोज इन रेजोनेंस, देन पाई बॉन्ड विल अंडरगोज इन रेजोनेंस। हमने लिखाया इफ एनी एटम हैव lone pair as well as pi bond, both comma both are present in, then pi bond will undergo in resonance, pi bond will undergo in resonance। जैसे like example, हमको चेक करके बताओ क्या इस नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है या नहीं है? हाँ जी, नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी एटम रहेगा तो लॉन पेयर रहेगा ही रहेगा। लॉन पेयर है। देखो इस एटम के पास पाई बॉन्ड भी है और इसी एटम के पास लॉन पेयर भी है, दोनों हैं। लिखने से क्या होगा? कुछ होता है? इस एटम के पास पाई बॉन्ड भी है और लॉन पेयर भी है, दोनों हैं। और जानते हो दोनों हैं और दोनों रेजोनेंस में।
ये पाई बॉन्ड इस पाई के साथ आपको रेजोनेंस में नज़र आ रहे होंगे, या हो सकता है ये पाई बॉन्ड उस पाई के साथ में भी आपको रेजोनेंस आ रहे होंगे। पाई भी रेजोनेंस में इनके साथ, या यूँ को उनके साथ, और ये लॉन पेयर भी आपको रेजोनेंस में नज़र आ रहे होंगे। लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इस एटम के पास पाई बॉन्ड भी है, लॉन पेयर भी है, दोनों हैं, और दोनों का दोनों रेजोनेंस में है। तो क्या दोनों का दोनों का रेजोनेंस में भेजेगा? ना, किसी एक को भेजेगा। किसको भेजेगा? पाई को भेजेगा ना जी। ये जो लॉन पेयर है ये लोकलाइज्ड रहेंगे, डिलोकलाइज्ड नहीं करेंगे। तो बताओ आप डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर, टोटल डिलोकलाइज पूरे मॉलिक्यूल में, ये रेजोनेंस में तो देवे करेगा। क्या ये रेजोनेंस में नहीं है क्या? ये इसके साथ आएगा, ये तो कुल कितना? 2, 2, 4, 2, 6। कितने लोग कहता है 8 गो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। का है उसको ज्ञान नहीं रहता है, सीमा का ज्ञान नहीं होता है। एक सीमा होता है, एक लिमिट होता है, इतना ही में ही रहेंगे। कितना है तो उसका मतलब क्या? सभी को भेज देगा क्या? तो लोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज नहीं है। तो ये वाला डिलोकलाइज करेंगे। डिलोकलाइज्ड। एक लास्ट, लिखो नंबर 4 पॉइंट लिमिटेशन का। इफ एनी एटम हैव नेगेटिव चार्ज as well as lone pair, both, कोमा, बोथ के बाद कोमा, both are present in resonance, both are present in resonance, both are present in resonance. Then negative charge will undergo in resonance. हालांकि ये काम कर चुके हो, ये तो बाद में हम लिखा रहे हैं ये सब बात को। देन नेगेटिव चार्ज विल अंडरगोज इन रेजोनेंस। समझना इस बात को। आप चेक करो थोड़ा सा, इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है या नहीं है? है। अरे जब ऑक्सीजन न्यूट्रल रहता है उस समय ये लॉन पेयर रखता है, तभी तो लूट करके इलेक्ट्रॉन को रखा है, कहीं ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन होगा। चेक कर लो। ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 6 तो पाए जाते हैं, लेकिन अब 6 होगा नहीं, एक गेन करके रखा है। कुल कितना? 7। एगो अपना, एगो फोकट वाला। 7 में से लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ये यूज कर लिया है, बचा कर रखा है कितना? 3 गो लॉन पेयर। जबकि ऑक्सीजन फैमिली वाला आइटम 2 गो लॉन पेयर रखता है। अभी 3 गो काहे रख लिया? क्योंकि लूट के रखा है, एक्स्ट्रा भी है। इतने लॉन पेयर है कि स्थान नहीं है रखने का। हो गया? क्योंकि साइज इसका बहुत कम है जी। हाँ, तो कोई बात हम बोलते हैं तो हम फोकट का थोड़ी बोल देते हैं क्या? कोई भी बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मिला करके बोलते हैं। एक्सेप्शनली स्मॉल साइज का, छोटा नहीं है, वेरी स्मॉल साइज का है। हाँ, देख लो तुम थोड़ा नज़र डाल के। इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज भी है और लॉन पेयर भी है, दोनों हैं, और दोनों का दोनों तुम्हें रेजोनेंस में नज़र आ रहे होंगे। नेगेटिव चार्ज भी स्पाइक के साथ रेजोनेंस में नज़र आ रहा है, लॉन पेयर भी रेजोनेंस में आ रहे हैं। क्या सब एक रेजोनेंस में भेज देगा क्या? किसको भेजेगा? नेगेटिव चार्ज को भेजेगा। किसको भेजेगा?
तो इस बात को लिखो एक एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला और जानते हो नेगेटिव चार्ज में, सुनो, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी आपको डिसाइड करना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड होगा, और ये गया कौन है, नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस में नेगेटिव को भेज दिया नहीं, लेकिन नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शाया, समझे बात को। यानी तो ऐसे दर्शाओ, इसको डिलोकलाइज नहीं लिखना चाहते, इसको छोड़ दो, तो समझ जाओ कितना, तो एक डिलोकलाइज कर गया। यदि नेगेटिव रेजोनेंस में जा रहा है तो नेगेटिव में कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना, कितना नेगेटिव, एक नेगेटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो था है ये वाला था, और एक कुल अपना कितना था 6, कुल अपना 6, एक गेन किया 7, और 7 में से एक यूज किया। मान लो अपना वाला ही एक यूज किया होगा, तो इसको अपना वाला ओरिजिनल क्या गो बचा, 5 गो, 2 2 4, अब मान लो चलो हाँ एगो 5, तो एगो तो फोकट वाला है, तो फोकट वाला को तो काउंट करने लगे, तो नेगेटिव चार्ज बोलो या लॉन पेयर बोलो। यदि नेगेटिव चार्ज बोलते हो तो यहाँ बस 2 ही लॉन पेयर हम दिखाएंगे, नहीं समझ बात को। आप नेगेटिव को कहाँ भेज दिया है, रेजोनेंस में, वो चला गया है, अब यहाँ है या चला गया है, डिलोकलाइज कर गया है, पोजीशन को क्या कर लिया है, तो बचेगा कितना, 4 को बचेगा, तो चारों का चारों क्या रहेगा, लोकलाइज। ओके, तो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है ना, ये डिलोकलाइज 2 तो दिख ही रहा है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला और खुद का एक कुल कितने हैं, नहीं समझे बात को। इसमें छुपा हुआ है, वो जा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डिलोकलाइज। नहीं बुझाया ये बात, हाँ चलो लिखो नोट पॉइंट 2, हेडिंग डाल दो केवल, लिखो कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी मीन्स कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, इसका बस एक कंडीशन, छोटा कंडीशन, ठीक है कल ही करो।